हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी समय के बाद, आई थिंक 4 से 5 महीने के बाद मुझे इतना टाइम मिल पाया है कि मैं नेक्स्ट पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का बना रहा हूँ। और आज थोड़ी सी कॉलेज की छुट्टी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक है जो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका आगे का पार्ट मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले कि आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल समझा दिया था। टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल कैसा होता है। अभी मैं बाद में आपको इंक्लाइंड सरफेस पे भी प्रोजेक्टाइल समझा दूंगा, ठीक है। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सेकंड पार्ट में आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। पहले आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों का जो आज का बेसिक जो लेक्चर होगा ना, वो किस पे होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ तो उसके पाथ का इक्वेशन क्या होता है? और हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। और इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या रहने वाला है? सेकेंड पार्ट हमारे रहने वाला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब वो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज समझ में आ जाए। सेकंड हम लोग देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और हम लोग ये वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, हम लोग यहाँ पे स्केलर फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखेंगे, फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो आज हमारा जो बेसिकली जो आज का लेक्चर होगा वो इन 3 पार्ट पे कहीं ना कहीं घूमने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ के हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके पाथ की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, मतलब उसके पाथ का इक्वेशन क्या होता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बस बने रहिए, आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो हम आज सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं। तो मान लीजिए पार्टिकल क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ये पार्टिकल को किसी इनिशियल स्पीड u से प्रोजेक्ट किया गया है। और ये जो पार्टिकल है इनिशियल स्पीड u से जो प्रोजेक्ट किया गया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं थीटा का एंगल सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? थीटा का एंगल सस्टेन कर रहा है। तो आपको ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और उस पार्टिकल के हम रिजोल्यूशन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उम्मीद है कि आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज के रिजोल्यूशन निकालने आते होंगे, या जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। चलिए, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी का एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे u cos थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ठीक है बेटा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं आफ्टर टाइम t, लेट the projectile after time t reaches the point y which is reaches the point b। कोई पॉइंट b भी पहुंच गया, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल a पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और मान लेते हैं किसी पॉइंट b पर पार्टिकल पहुंच गया, ठीक है। और एक पार्टिकल b ग्राउंड से कितना हाइट पे है? मान लेते हैं y हाइट पे है। तो लिख लेते हैं कि लेट द प्रोजेक्टाइल ऑफ आफ्टर टाइम t reaches the point b which is at the height, phi above the ground,
जो y हाइट से अबव द ग्राउंड में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को यहां से आपने फेंका और t टाइम के बाद ही प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया, और मान लीजिए उसने मीन वाइल कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, मान लीजिए मीन वाइल उसने x की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो पार्टिकल जब पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करता तो ये a से कहां जाता, मान लीजिए c पॉइंट तक जाता। तो जब पार्टिकल a से c जाता तो ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन होता। तो उस समय उसका रेंज कितना होता, उस समय इसका रेंज होता r। कितना हो जाता बेटा, r होता। बोलो ठीक है। तो अभी मान लेते हैं पार्टिकल a से गया किसी पॉइंट b पे, तो किसी इंस्टेंट पे हम उसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा कोई पार्टिकल किसी पॉइंट b पे आ गया है जो ग्राउंड से y हाइट पर है, जिसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, मान लेते हैं x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, मान लेते हैं इसने x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन इसका रेंज कितना है, r है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे x क्या है, x है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल when reaches the point B। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे R क्या है, R को बोलेंगे रेंज ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्टाइल। पूरे प्रोजेक्टाइल का ये क्या है, रेंज है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का ये पूरा रेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये U क्या है, ये है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन। मान लीजिए कोई XY प्लेन है और XY प्लेन में पार्टिकल की ये स्पीड है। ठीक है, तो आप U को लिखना चाहें लिख लीजिए, वेयर U इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन XY प्लेन। तो हमने ये जो प्लेन कंसेप्ट आपको पता है ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन। ये मोशन इन प्लेन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, और हमने ये कंसीडर कर लिया है कि ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन हमने मान लिया है, और ये पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है। अब देखो, जब कोई पार्टिकल ऐसे मूव करता है ना, तो ये x एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है और y एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है। देखो, y में भी आगे बढ़ रहा है और x में भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कैसा मोशन है, मोशन इन प्लेन वाला मोशन है, मतलब पार्टिकल का मोशन किसमें है, प्लेन में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपने अच्छी चीज देखी। अच्छा, अब आप बताइए, अगर पार्टिकल ये इस हाइट पर जाता, मतलब इस पॉइंट पर जाता, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती, h मैक्स इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का आपने अच्छी तरीके से क्या देखा है, एक्सप्रेशन देखा है। लेकिन ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम वो टाइम है जब कोई पार्टिकल A से कहां गया, B पे गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक काम करते हैं। अब आपको बेटा जैसे पता है कि मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो तो, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, मान लीजिए पार्टिकल पहले A पे था, फिर पार्टिकल कहां गया, इस पॉइंट पे चला गया, फिर पार्टिकल इस पॉइंट पे गया, फिर पार्टिकल इस पॉइंट पे गया। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम ये चीज पहले तो एजम्पशन ले लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, कोई एयर का रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई एयर रेसिस्टेंस की वजह से कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है। हम दूसरी चीज कंसीडर करते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं अर्थ के रोटेशन को, हम निगलेक्ट कर देते हैं। और हम तीसरी चीज ये निगलेक्ट कर देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, जो पार्टिकल जिस हाइट तक जा रहा है, वो हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा हाइट पे भेज देंगे ना बेटा, तो वहां पे हमारी ग्रेविटी वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो हम ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और हम ये भी मान के चलेंगे और ये भी एजम्पशन लेके चलेंगे कि हम अर्थ के कर्वेचर को भी निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया था, तो ये कुछ हमने निगलेक्टिंग पॉइंट्स लिखवाए थे कि हम इन सब चीजों को निगलेक्ट करके चलने वाले हैं। पहला क्या निगलेक्ट करेंगे, एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, अर्थ के कर्वेचर को निगलेक्ट कर देंगे, अर्थ के रोटेशन अबाउट देयर एक्सिस को हम निगलेक्ट कर देंगे, और हम ये मान के चलेंगे हम पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं फेंक रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल हाइट पे फेंक रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल हाइट्स होती हैं उस हाइट पे फेंक रहे हैं। ठीक है, जो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ठीक है बेटा, तो ये चार एजम्पशन मानने के बाद आपको पता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ एक ही तरह का एक्सीलरेशन होने वाला है, जिसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो जब पार्टिकल यहाँ पे था तो अभी भी इस पे एक्सीलरेशन कहाँ काम कर रहा था, जी नीचे काम कर रहा था। जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो अभी भी इस पे एक्सीलरेशन कहाँ काम कर रहा है, नीचे डाउनवर्ड। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा अभी भी एक्सीलरेशन नीचे। इवन जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो भी एक्सीलरेशन कहाँ होगा, डाउनवर्ड।
इवन जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड। अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो अभी भी एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो एक्सेलरेशन कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और आपको बेटा, मुझे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर पाता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर पाता। अफेक्ट का मतलब वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाता। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा i कैप, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो मतलब ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, और अगर ये चेंज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात को समझना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले समझना पड़ेगा, नोट पॉइंट करके आप जरूर से लिख लीजिए कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal velocity और ये कितनी है, u cos theta I cap remains constant। ये क्या है, remains constant है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना है, आपको डेरिवेशन करके उसको लर्न कर लेना है, याद कर लेना नहीं, आपको अप्लाई करना है फिजिक्स। और क्लास 11 की जो फिजिक्स होती है वो अप्लाइड फिजिक्स होती है, क्योंकि आप यहाँ पे फिजिक्स को अप्लाई करने वाले होते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 की फिजिक्स को अपन अप्लाई करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे मान लीजिए कि आप एक कार में बैठे हैं, ठीक है, आप एक कार में बैठे हैं और एक बच्चा है, मतलब आप ही हैं, मतलब आप हैं, और एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये कार क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मीनवाइल एक बच्चे ने विंडो से बॉल बाहर निकाली और इसको ऐसे उछाल दी, ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ उछाल दी। तो जब कोई बच्चा किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछालेगा, और देखो कार आगे की तरफ जा रही है u की वेलोसिटी से, तो v की वेलोसिटी और u की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा, बीच से जाएगा। मतलब इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, ये जाएगा v नेट बीच से, जिसकी वजह से ये बॉल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा। और जितनी देर में ये कार यहां से यहां तक पहुंचेगी, जितनी देर में ये कार यहां से यहां तक पहुंचेगी, उतनी देर में बॉल यहां तक पहुंच जाएगी बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस कार की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो बॉल को यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस कार को यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा। इसका मतलब एक बच्चा जब कार से ऐसे बॉल से फेंकता है और कार कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है, तो कुछ देर के बाद वो बॉल को कैच कर लेता है, ऐसे करेगा, बॉल कैच कर लेगा। उसको पता है कि फिजिक्स अप्लाई हो रही है, उसे फिजिक्स पता है, ठीक है। वो कुछ नहीं करेगा, आंख बंद करके वो ऐसे फेंकेगा और ऐसे लेगा, उसके हाथ में आ जाएगी, ऐसे फेंकेगा उसके हाथ में आ जाएगी। उसको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बॉल क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो बॉल जब ऐसे फेंकेगा तो बॉल ऐसे मूव करेगी और मीनवाइल कार भी आगे जाएगी और सीधा उसके हाथ में बॉल गिर जाएगी। बेटा ये तभी पॉसिबल है कि जितनी देर में कार यहां से यहां तक पहुंचेगी, उतनी ही देर में ये बॉल यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। तो दोनों में लगा टाइम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बढ़िया। तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि जब प्रोजेक्टाइल, जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में टी समय लेगा, उतनी ही देर में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आने में भी टी समय लगेगा। भाई दोनों में समय टी होगा ना। जब पार्टिकल को ए से बी तक जाने में टी समय लगेगा, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा, इसके जस्ट नीचे यहां पहुंच जाएगा। तो दोनों में टाइम क्या लगेगा, टाइम सेम लगेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में भी टाइम कितना लगेगा, टी लगने वाला है। क्यों लगेगा आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक रीजन है, कौन सा रीजन है, सिर्फ एक रीजन ये है कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक आने में लगा टाइम और यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो क्यों ना एक काम करें, आपको ये पता है कि पार्टिकल यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x।
यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रहा है t, और यहां से यहां तक जाने में कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी है u cos थीटा। क्लियर है? तो क्या हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अगर कंसीडर करें, क्या करें, हॉरिजॉन्टल मोशन को अगर कंसीडर करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल मतलब इन एक्स एक्सिस मोशन, इन एक्स डायरेक्शन मोशन, अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन मोशन को कंसीडर करें मेरे बच्चे, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, अगर हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर कंसीडर करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है t समय में, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा x, और यहां से यहां तक जाने में उसको कितनी स्पीड होगी u cos थीटा। तो क्या हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला होता है अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड आपको पता है, स्पीड कितनी है मेरे बच्चे, स्पीड है u cos थीटा, ये x डायरेक्शन की स्पीड है। किस डायरेक्शन की स्पीड है? x डायरेक्शन की स्पीड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, देखो x डिस्टेंस कवर कर रहा है, और कितना यहां से यहां तक ले रहा है, टाइम, क्योंकि जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा, और हमने ये माना है कि पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में t टाइम ले रहा है, और उतना ही समय कितना लेगा a से b तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने में लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम आपका कितना हो गया, t हो गया। तो आप देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 मान के आप इसको छोड़ दीजिए। तो यहां तक आप पहले फटाफट से इसको कॉपी करिए, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, रटना नहीं है, बस चीजों को एनालाइज करना है, समझना है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो हमने ये डिस्टेंस क्या ले ली है y, और ये डिस्टेंस क्या ले ली है x, और y और x में हम क्या निकालने वाले हैं, रिलेशन निकालने वाले हैं, बस बने रहिए। हाँ बेटा, तो चलिए आपने एक इक्वेशन निकाल लिया था लास्ट में, क्या निकाला था, यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम, कितना निकाल लिया, t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय u cos थीटा, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया था। और जितना टाइम यहां से यहां तक लग रहा है उतना ही टाइम यहां से यहां तक लग रहा है, मतलब इस कर्व में जाने में उतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पार्टिकल को b तक ने पहुंचा दिया, अब हम इस पॉइंट बी पे लगाने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें पता है ये जो पार्टिकल बी है, या जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट बी पर आ गया है, वो हॉरिजॉन्टल से या ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, y हाइट पे है। ठीक है, और रेफरेंस लाइन के अबव है। कैसे है, रेफरेंस लाइन के अबव है। तो चलिए हम क्या लगाने वाले हैं, y डायरेक्शन का मोशन देखने वाले हैं। तो y डायरेक्शन के मोशन को हम कंसीडर करेंगे, और आप y डायरेक्शन के मोशन में कौन सा इक्वेशन लगाने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन लगाने वाले हैं बेटा। तो आप बताइए सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन फटाफट से बताइए कितना, फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या आपकी बात समझ में आ गई? इसको अप्लाई करने वाले हैं। मेरे बच्चे बताओ पार्टिकल का रेफरेंस लाइन क्या है, मतलब पार्टिकल का मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है, इस लाइन से स्टार्ट हुआ है, और आपको मैंने बताया था रेफरेंस लाइन के ऊपर सारे पैरामीटर्स को हम प्लस में लेने वाले हैं, और रेफरेंस लाइन के नीचे सारे पैरामीटर को हम माइनस में लेंगे, और ग्रेविटी को हमेशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे अप्लाई करते हैं। एक बात बताइए, इस पॉइंट बी पर अगर पार्टिकल आ गया तो ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है, y हाइट पे है, तो इस s की जगह पे हम y लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, y क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना। ओके, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए u क्या होता है, u होता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो बताइए पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, v sin थीटा, मतलब ये क्या है, u, ये है u sin थीटा। तो पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा मल्टीप्लाई बाय t, और t वो वही टाइम है जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अच्छा, ग्रेविटी को आप हमेशा किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, तो आप माइनस रख लीजिए 1/2 g, और t की जगह पे आप क्या करेंगे, पूरी क्वांटिटी ऐसे रिसीव देंगे, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। बोलो ठीक है भाई, आप y डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर कर रहे हैं ना, जब आप y डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करेंगे तो आपको इनिशियल कौन सी वेलोसिटी लेना पड़ेगा, y डायरेक्शन की लेना पड़ेगा। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा है ना, तो इस वजह से हमने क्या रखा है, u की जगह u sin थीटा रखा है ना। ठीक है, चलिए अब आप यहां से करिए, y इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया, देखो u से u कैंसिल हो गया, बचेगा x
tan थीटा, आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस 1/2 g, और ये स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना। हाँ, आपका क्या बच जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 g ब्रैकेट में 1 अपॉन u स्क्वायर, ऐसे करिए इसको, ऐसे करिए मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसे करिए कि g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन है? क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। y किसके प्रोपोर्शनल है? x स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चे। और आपको पता होना चाहिए इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और y और x में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा प्लॉट करते हैं, y और x के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। अपने को कैसा ग्राफ मिलेगा, लाइक दिस, पैराबोलिक ग्राफ मिलता है कि नहीं? अगर आप y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। तो ये ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है। तो ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इस ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से हमें इस बात का पता चलता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल का पाथ कैसा है, पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसे पता चला कि y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और y अगर x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कौन सा ग्राफ मिलता है, मैंने आपको बताया था, पैराबोला आपको मिलता है। ठीक है बच्चे, तो यहां से आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रूव कर दी। ये है बहुत ही बेसिक। तो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लिया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपने देखा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती है। कभी कभी बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कौन सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, हमने तो सिर्फ ये पढ़ी है। लेकिन बेटा सिर्फ यही नहीं होती, एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, वो इसी से ही निकलती, इसी से ही ड्राइव करते हैं। चलिए इसी को ड्राइव करने वाले हैं। देखिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये u है, ठीक है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मानते हो? बहुत बढ़िया। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से x tan थीटा को बाहर निकाल दें तो क्या होगा? देखो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा को अगर हम कॉमन बाहर निकालें तो हमारा बचेगा 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/x tan थीटा। क्या ये होगा कि नहीं होगा, मुझे बहुत आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है इसमें? आराम समझ में आया? अब देखो यहाँ से x स्क्वायर हटा दो क्योंकि तुमने x को कॉमन ले लिया है ना। अब यहाँ से x को हटा दो, सिर्फ x बचेगा। अब ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ बहुत ही आराम से, अगर मैं काम करूं y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, मैं इस g को नीचे ले जाऊं, मैं इस g को कहां ले जाना चाहता हूं, नीचे, बस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के नीचे ले जाना चाह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो ये x x कैंसिल हो सकता है, x x कैंसिल कर दो तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ क्या बचेगा 1/u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। क्या मैं सही हूं, मैं गलत तो नहीं हूं? बिल्कुल परफेक्ट। अब आप एक बात बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं यहाँ से tan थीटा को हटा के क्या मैं मल्टीप्लाई करके cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा कर दूं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखिए बहुत ही आराम से एक चीज देखिए कि cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस बचेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर को बाहर रखिए, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय g। बोलिए ठीक है,
इतना बचा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो क्या मैं 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पे sin 2 थीटा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहीं पे आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ, x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। बोल बेटा, इतनी दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, एक चीज आप क्या गलत कर पा रहे हैं, x जब कॉमन लेंगे तो आप x यहाँ से निकाल लेंगे, x आपने निकाल लिया तो आपका ये x स्क्वायर हो गया ना, x स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से अभी भी स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने x tan थीटा को डिवाइड कर दिया है ना। तो देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसमें ध्यान रखिएगा। जब आप x tan थीटा को कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकाल के आपने ऑलरेडी x tan थीटा से डिवाइड कर दिया है, तो आप यहाँ से x को कॉमन मत निकालिए। अब x को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा x बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे भी क्या बचेगा? हमारा x बचेगा, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे भी हमारा x बचने वाला, ये कैंसिल नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्म्स से x tan थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब x tan थीटा को हम इसके क्या करेंगे? डिवाइड में कर देंगे। यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी x tan थीटा को डिवाइड कर दिया है। अब एक x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x से क्या कैंसिल हो जाएगा? स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक x से ये x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x बचेगा। क्लियर है? हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, रेंज का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने बताया था ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेंज? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये होता है क्या? और यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा है? देखिए u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो क्या मैं इसके जगह पे रेंज लिख दूं? कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा in bracket 1 minus x upon r, one of the most important equation of trajectory। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, कभी कभी इस फॉर्म में भी आपसे प्रूव करने को पूछा जाता है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज y is equals to x tan थीटा in bracket 1 minus x upon r। आपकी क्लास 11 के हाफ फेयरली या असेसमेंट में आपके स्कूल के टीचर्स आपको ये एक्सप्रेशन या डेरिवेशन दे सकते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन y is equals to x tan थीटा in bracket 1 minus x upon r। या तो ये दे देंगे या तो ये दे देंगे, दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कभी कभी फॉर्मूला क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मुझे पता है बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये u है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जो मेरा ये जो g होता है ना, मेरा 2 की तरह लगता है, तो आप इसको समझिएगा ये g है मेरा, ठीक है? और ये u है, u स्क्वायर, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी समझ में आ गई होगी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, जो हमारा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी बने रहेगी।